Good morning students, this is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, क्रिया शारीर। आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा सिलेबस के हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ मल। तो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि हमारा शरीर अगर हम एक मशीन के जैसे अगर हम उसे गिनते हैं तो मशीन में जो बेसिक क्रियाएं होती है वो हमें जनरली मालूम होती है। जैसे कि कोई रॉ प्रोडक्ट मशीन के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ये एक जनरल प्रोसेस है और उसके बाद में उसके साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में अगर हम हमारे शरीर को मशीन गिनते हैं तो हमारा खाना पीना, हमारा सांस लेना, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो रहती है वो रॉ प्रोडक्ट है। मशीन में जाएगी, हमारी जो अलग अलग सिस्टम्स है उसे मेटाबोलाइज करेगी, असिमिलेट करेगी, उसे यूज़ करेगी एंड अल्टीमेटली जो है वो एनर्जी या डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो काम में लगते हैं वो उसका इस्तेमाल होगा। और उसका ये सारी प्रोसेस के बीच बीच में कई सारे मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलते हैं। अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे शरीर के अंदर जो भी आहार जाता है फूड, तो उसका आहार रस बनेगा। आहार रस में से डिफरेंट धातुएं बनेगी। डिफरेंट धातुएं जो है वो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट होगा उनका जो कर्म है अकॉर्डिंगली वो, एंड पूरा शरीर जो है वो चलेगा। तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है, जब आहार रस बनता है तो आहार रस एक पोष्य भाग है, यानी कि उससे आगे कई चीज़ें जो है वो पोषण या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो मिलेगा आगे की धातुओं को। मगर इसके अलावा आहार में से ही एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ओके, तो उसे हम मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मानते हैं क्योंकि वो काफ़ी तौर पे कॉमन, नॉर्मल, और इसीलिए नॉर्मल बोला जाता है क्योंकि ये डेली रूटीन के अंदर देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि अगर हमारा स्टूल, यूरिन एंड स्वेट, ये तीनों चीज़ जो है वो एक्सटर्नली हमें डेली बेस पे जितना हम आहार लेंगे वैसे वैसे उसका इम्पैक्ट जो है इन तीनों चीज़ों पे पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए त्रिमल यानी कि 3 मल वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेद के अंदर गिने गए। दैट इज़ पुरीश, देन सेकेंड इज़ यूरिन यानी कि मूत्र, एंड थर्ड वन इज़ स्वेद यानी कि स्वेट। अगर स्वेट का हम देखें तो उसका वर्ड भी स्वेद से ही लिया गया है। ओके, स्वेद दैट इज़ कॉल्ड एज ए स्वेट। ओके, तो it's not a English origin word sweat, it's directly taken from the our Sanskrit scripture from the Ayurveda Sveda. Okay, तो आज हम जो बात करने वाले हैं और जितनी हम बात कर पाएंगे इस लेक्चर में वो है कॉन्सेप्ट ऑफ 3 मलाज। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मलाज आर दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी विच आर रेगुलरली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड दस कीप द बॉडी क्लीन। ओके, अगर हम मशीन के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकालेंगे तो ऑब्वियसली पूरी फैक्ट्री को जो है वो हार्म कर सकता है और मशीनरी को भी हार्म कर सकता है। तो बॉडी को अपने आप डिटॉक्स रखने के लिए 3 मलों का जो है उत्पन्न करना और उसे बाहर निकालना वो बॉडी का एक नेचुरल एक्शन है, नेचुरल काम है, ऐसा हम गिन सकते हैं। ओके, तो व्युत्पत्ति ऑफ मल अमरकोश के अंदर कैसे लिखी है? पुम मृज्यते सोध्यते मृज कल टी लोप पापे पुरीशे लव हादिनाम किट्टे। ओके, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें नहीं जाना है, मगर जो है मल की व्युत्पत्ति सिर्फ अमरकोश के अंदर जो है वो लिखी हुई है। उसको मैंने सिर्फ एक बार रीड किया, डोंट गो इनटू इट। निरुक्ति ये वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें एग्ज़ाम के तौर पे और वाइवा के तौर पे तो भी ये इट्स वेरी नेसेसरी। मलिनीकरणान मलाः मृज्यते शोधते इति मलाः। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी विच कैन विशिएट बॉडी। ओके, अगर ये मल जो है शरीर के अंदर ही रहे, बाहर न निकले, तो वो शरीर को जो है वो मलिन कर सकते हैं यानी कि मैला कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसकी वजह से भी कई सारे डिसीज़ जो है वो हो सकते हैं।
इसीलिए उसे मल बोला जाता है। यूरिन एंड फेसिस आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फूड फॉर्म्ड। ओके, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बात की आपको कि आहार में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो दो है, यूरिन एंड फेसिस। उत्पत्ति ऑफ मल, फर्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग गर्भावस्था यानी कि प्रीनेटल, एंड सेकेंड इज़ जन्मोत्तर काल यानी कि पोस्टनेटल या तो आफ्टर बर्थ टिल डेथ। तो उत्पत्ति ऑफ मल ड्यूरिंग द गर्भावस्था, प्रीनेटल सिंथेसिस ऑफ द मल और द वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी आयुर्वेदा आयुर्वेदिक व्यू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ द मल इन गर्भावस्था। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान, सेकेंड चैप्टर, 18th श्लोका, उसके अंदर अगेन इंदू जी ने भी टीका की है। तो पहले मैं श्लोका बोलूँगा, उसके बाद में टीका। अजातस्य साक्षात् अन्नपाना अनुप्रवेशात् अमलत्वात् च रसस्य गर्भस्य स्थूलमल असंभवः। ओके, यानी कि गर्भ में स्थूल मल जो है वो नहीं बन सकता, ये ध्यान में रखें। यानी कि डायरेक्ट पुरीश फॉर्मेशन, स्टूल फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकता। तो गर्भ डायरेक्टली डज नॉट ईट फूड और ड्रिंक वाटर। ओके, अजातस्य साक्षात, साक्षात यानी कि डायरेक्ट। अन्नपान, अन्न एंड पान यानी कि फूड एंड ड्रिंक। अनुप्रवेशात, ओके, अनुप्रवेशात, तो अन्न यानी कि वो डायरेक्टली प्रवेश नहीं करता। अन्नपानान अनुप्रवेशात। ओके, तो अगर डायरेक्टली वो फूड और ड्रिंक नहीं लेता है तो डेफिनेटली स्थूल मल यानी यूरिन एंड फेसिस वो फॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो फॉर ग्रोथ and the development, गर्भ depends on the maternal nutrients, hence it is said the गर्भ does not eat or drink. Following verse gives the reference about the umbilical cord. Okay, उससे पहले हम इंदू जी की टीका को थोड़ा सा रेफर कर देते हैं। स्थूला नाम मला नाम मूत्र पुरीश आदि नाम असंभव। ओके, तो स्थूल मल को हमें मूत्र और पुरीश को ही लेना है, वैसा उन्होंने इंदू टीकाकार ने बोला है। यत च प्रविशति रसः स अमलः प्रसाद रूपत्वात् इति अर्थः, यानी कि जो गर्भिणी रहती है यानी कि गर्भ प्रेग्नेंट वुमन रहती है, उसका जो पोष्य भाग होगा रस का, हाँ, यानी कि प्री डाइजेस्टेड फूड प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो चुका होगा, एसेंस निकल चुका होगा और वो एसेंस से ही सीधा गर्भ को पोषण मिलता है। तो यहाँ पे मल बनने की जो है वो बात ही नहीं आती, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डाइजेस्टेड, ऑलरेडी डिवाइडेड इन द पोष्य एंड द मल भाग। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि स्थूल मल का निर्माण नहीं होगा। जो यहाँ पे उन्होंने फिर प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का जो रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान, फर्स्ट चैप्टर 56 श्लोका, गर्भस्य नाभो मातुश्च रुधिनाड़ी निबध्यते यथा स पुष्टिम आपनोति केदार इव कुल्यया, यानी कि केदार कुल्य जो हमारा धातु पोषण का न्याय है, वैसे ही उन्होंने बोला है कि केदार के जैसे, यानी कि जो चैनल्स एंड द फील्ड का पूरा न्याय है, थियरी ऑफ द चैनल्स एंड द फील्ड, वैसे ही हमारी गर्भ नाभि यानी कि अम्बिलिकस ऑफ द फीटस इज कनेक्टेड विद द मदर्स हार्ट बाय अ कॉर्ड थ्रू विच गर्भ रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स हार्ट। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने जो कॉर्ड यानी कि रुधि नाड़ी जो बोला है, इसे हम अपना अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, गर्भस्य नाभो मातुश्च रुधि नाड़ी, या रुधि नाड़ी हम ऐसा कह सकते हैं कि हृदय में से जो शुद्ध जो ब्लड आता है, ओके, द प्योर ब्लड, इसीलिए शायद वहाँ पे उन्होंने रुधि नाड़ी के तौर पे कोरिलेट किया होगा। यथा स पुष्टिम आपनोति केदार इव कुल्यया, यानी कि पुष्टि जो है वो गर्भ की करता है, जो ब्लड आएगा उसमें से कैसे करेगा, केदार एवं कुल्यया, यानी कि चैनल्स जो है वो पूरे शरीर के अंदर, गर्भ के पूरे शरीर के अंदर थ्रू द नाभि जो है वो फैलती है और जो जगह पे नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसीलिए उन्होंने समझाया है गर्भस्य नाभो मातुश्च रुधि नाड़ी निबध्यते, निबध्यते यानी कि बंधन होता है
जो नाभि और हृदय नाड़ी को जो जोड़ता है। यथा स पुष्टिम आपनोति, पुष्टिम आपनोति मीन्स पुष्टि करता है। केदार इव कुल्य, केदार और कुल्य जो है वैसे ही उनका केदार यानी खेतर यानी कि फील्ड एंड कुल्य यानी कि वेसल्स। ओके, तो जो नाड़ी है वो खेतर में या जो खेतों में जैसे जाता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है वो फैलती है। ओके, मलाह अल्पत्वात् योगात् च वायो पक्वाशयस्य च वात मूत्र पुरीषाणि न गर्भस्य करोति ही। Okay, so should say is that fetus produces very little amount of mala, urine and feces and vayu as it does not get formed in pakvashaya, hence fetus does not excrete mutra and purisha. Okay, तो सुश्रुत सारिस्थान के अंदर सेकेंड चैप्टर 53 श्लोका के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। मलाह अल्पत्वाद योगात् च वायोः पक्वाशयस्य च, यानी कि अल्प मल जो है वो प्रोड्यूस होता है, वायु भी साथ में प्रोड्यूस होता है, मगर वात मूत्र पुरीषाणि न गर्भस्य करोति ही। ओके, मगर वो नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द गर्भा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, तो बाय द एंड ऑफ 4th month of pregnancy nephrons of the fetus actively secrete urine. Fetus excretes urine in the amniotic fluid. From 28th week, fetus excretes 650 ml urine in a amniotic fluid. Okay, another waste product is a fetus is called as a meconium. Meconium is formed after 20th week of pregnancy. Meconium is formed from the swallowed amniotic fluid. It also contains liver secretions, epithelium of the skin and intestine. Okay, तो जो भी एमनियोटिक फ्लूइड जो स्वेलो होता है बाय गर्भ, वो डाइजेस्ट होके फिर उसमें से भी मल जो है वो बाहर निकलता है और उसके अंदर लिवर सिक्रेशन और एपिथेलियम, स्किन और द इंटेस्टाइनल जो है वो बाहर निकलेगा उसके साथ में। मेकोनियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। It can be said that feces is formed in the different form in fetus in the little quantity. Okay, यानी कि we can say कि बहुत ही कम मात्रा में जो है स्टूल या feces वो बनता है। Hence Ayurvedic principle about स्थूल मल in गर्भ coincide with the मॉडर्न मेडिसिन्स। ओके, तो उनमें भी सेम जैसे आयुर्वेद में कहा है वैसे ही आयुर्वेद जो है प्रूव होता है जो मॉडर्न कहता है। ओके, The second one is जन्मोत्तर उत्पत्ति मल। गर्भ परतंत्र वृत्तिर मातरम आश्रित्य परम त्वतः स्वतंत्र वृत्तिर्भवति। स्वतंत्र प्रवृत्तिर्भवति इति स्वयं कृतेन स्तन्यपान आदीनां वर्तते, न गर्भस्थ इव मातुरेव आहारणे परम वर्तत इति अर्थ। यानी कि यहाँ पे चरक शाहिस्तान 6 श्लोका 23 एंड 24 का हमने पठन किया। गर्भः परतंत्र वृत्ति मातरम आश्रित्य। ओके, तो पहले क्या होता था, गर्भ जो होता है वो मातुर यानी कि माता के आश्रय में रहता है। ओके, मगर उसके बाद में परम तु अतः स्वतंत्र वृत्तिर्भवति, उसके बाद में जब वो जन्मोत्तर काल यानी कि जब वो बाहर निकलता है तब वो फीडिंग शुरू कर देता है, और फीडिंग शुरू करेगा तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही डाइजेशन होता है तो डेफिनेटली उससे मल भी बनना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे स्वतंत्र वृत्ति जो है उसको चक्रपाणि टीकाकार ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। स्वतंत्र प्रवृत्तिर्भवति इति। ओके, तो वहाँ पे जो श्लोका में एक्चुअल श्लोका में लिखा है परम त्वतः स्वतंत्र वृत्तिर्भवति। ओके, तो स्वतंत्र प्रवृत्तिर्भवति इति स्वयं कृतेन खुद से किया हुआ स्तन्य पानादिदान वर्तते, यानी कि खुद से किया हुआ स्तन्यपान आदि से मल का वर्तन होता है। वर्तन यानी कि एक्सक्रीट होता है। न गर्भस्थ इव मातुरेव आहारेण परम वर्तत इति अर्थ। अभी गर्भ जो है वो माता ने लिया हुआ आहार रस से
ऊपर आश्रित नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली उसे आहार रस नहीं मिल रहा है, उसे एक रॉ फूड मिल रहा है जिससे उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसमें से उसको न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, उसे एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उसे असिमुलेट करना पड़ेगा, देन ही कैन लीव और हिज धातु गेट फॉर्म्ड फर्दर। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है जन्मोत्तर काल। तो उसमें जन्मोत्तर उत्पत्ति ऑफ मल, वहाँ पे हमें ये डिस्क्राइब करना है कि वो स्वतंत्र प्रवृत्तिर्भवति थी। ये वर्ड ज़रूर ही आप याद रखें, क्योंकि वो स्वतंत्रता से खुद से अपना खान पान पे ध्यान रखता है, और इसीलिए उसे मल प्रवृत्ति जो है वो होने की शुरुआत हो जाती है। तो जस्ट माइंड दिस श्लोकाज whenever you read or whenever you correlate with the own or the modern science. Okay, types of mala waste products. तो इसमें जो हमने बोले कि त्रिमला जो है पुरुष, मूत्र एंड स्वेद, वो मेन मला बोले गए, मगर इसके अलावा भी जैसे कि हम धातु में भी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जो है वो देखते हैं। हर एक धातु की खुद की अग्नि है और उसको फिर से जो है फर्दर धातु को अगर बनाना है तो उसको भी मेटाबॉलाइज करना पड़ेगा उस न्यूट्रिएंट को। तो जब भी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो चलेगी, वहाँ पे डेफिनेटली वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलेगी। इतना हमें पता होना चाहिए बेसिकली। तो कैसे और क्या होता है वो हम आगे श्लोका में देखेंगे। चरक चिकित्सा 15th श्लोका 18th एंड 19th 15th चैप्टर 18th एंड 19th श्लोका। किट्टम अन्नस्य विन्मूत्रम। ओके, किट्टम अन्नस्य, किट्ट यानी मल, तो अन्न का मल क्या होगा, वीट यानी मूत्र। ओके, वीट और मूत्र, तो पुरुष एंड मूत्र। रसस्य तु कफो, रस का मल क्या होगा, कफ। अश्रुजः पित्तम, रक्त का मल क्या होगा, पित्त। मांसस्य खमलाः, मांस का मल क्या होगा, खमलाः। मलः स्वेदस्तु मेदसः। ओके, मेद का मल क्या होगा, स्वेद। शात किट्टम केश लोम अस्थनौ, यानी कि अस्थि का मल क्या होगा, केश एंड लोम। मज्जः स्नेहो अक्षि विट त्वचाम। ओके, मज्जा धातु का मल क्या होगा, स्नेह ऑफ अक्षि विट एंड त्वचा। ओके, त्वचा का जो स्नेह भाग है, अक्षि का जो स्नेह भाग है, और वीट का यानी कि पुरुष का जो स्नेह भाग है, उसे मज्जा का मल जो है वो बोला जाता है। ओके, तो इतना हमें ध्यान में रखना है। देयर इज़ 3 मेन मल, मगर फिर भी ध्यान रखिए अगर आपको पूछा जाता है तो अन्न मल डिस्क्राइब करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब अन्न मल इन 2 marks or 5 marks, then only you have to write the purusha and the mutra. Okay, don't include sweda in this anna mala. Okay, हमें देखना है कि स्वेद जो है वो मेद धातु का मल है, तो इसे डिस्क्रिप्ट और डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर अगर कुछ पूछा जाएगा तो यू हैव टू आंसर प्रॉपरली एंड टू द पॉइंट, और इसे बोला जाता है टू द पॉइंट। आपने कहीं पे भी मल देखा और सीधा आपने त्रिमल लिखना शुरू कर दिया, देन धातु मल लिखना शुरू कर दिया, तो इट्स नॉट अ राइट थिंग जो आपको लिखना है। ओके, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें पता होते हुए भी मार्क्स जो है वो कट जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन लॉन्ग थियोरेटिकल थिंग। ओके, लंबी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेज भरना इट्स नॉट अ अल्टीमेट थिंग, और इससे ज़्यादा मार्क नहीं आते, ये ध्यान में रखें। जब आप क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हो तो उसमें पहले से ही एक टू द पॉइंट ऐसा आना चाहिए जिससे सामने वाले एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको नॉलेज है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, तो यू हैव टू नो दिस। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। देयर इज अ 2 थिंग, अष्टांग हृदय शारीर स्थान के अंदर उन्होंने भी मल के बारे में बोला है, मगर उन्होंने सीधा और आसान श्लोका जो है वो बोला है। कफ पित्तम मलाखेशु प्रस्वेदो न करो मच, स्नेहो अक्षि त्वग्वी शाम ओजो धातु नाम क्रमशो मलाहा। कफ रक्त रस, पित्त रक्त, मलाखेशु यानी मांस, प्रस्वेदो यानी मेद, नखरोम यानी अस्थि, स्नेहो अक्षि, त्वग विट यानी कि मज्जा, ओज यानी कि शुक्र। तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान में रखना है कि ओज जो है वो शुक्र का मल बोला गया है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय शारीर स्थान, और शारंगधर संहिता के अनुसार उसको
उसकी उपधातु बोली गई है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उपधातु ऑफ शुक्र धातु अकॉर्डिंग टू द शारंगधर इट्स कॉल्ड एज अ ओज, एंड अष्टांग हृदय के अनुसार ओज इज अ मल ऑफ शुक्र धातु। तो ये दो स्पेसिफिक थिंग हमें याद रखनी है। देन सिम्टम्स ऑफ द मलक्षय। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मलक्षय। हमने मल के नाम जो है वो पता कर दिए। अन्न मल के बारे में हमने देख लिया कि कैसे जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, आहार रस एंड दी फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द चार्ट अगर आपको करना है तो। आहार, देन जठरा अग्नि, एरो डाउन, देन जठरा अग्नि, देन एरो डाउन, द पोष्य भाग and the mala bhag. The posha bhag you have to write down the ahara rasa, and the mala bhag, that is purisha and mutra. Okay, then ahara rasa you have to arrow down rasa datva agni, then arrow down rasa धातु। ओके, तो यहाँ तक आप लिख सकते हो जब आपको पूछा जाता है कि कैसे अन्न मल जो है फॉर्म होता है। ओके, तो बेसिक आइडिया, बेसिक फिनोमिना वो आपको इजीली आपको एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए इजी रहेगा जब आप एरो डाउन और ये पूरा चार्ट्स निकालते हो तब। तो सिम्टम्स ऑफ द मलक्षय: मलायनानि च अन्यानि शून्यानि च लघुनि च विशुष्कानि च लक्ष्यन्ते यथा स्वं मल संक्षये। ओके, इतनी बहुत ही बारीकाई से ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ड्यू टू द मलक्षय एक्सक्रीटरी ऑर्गन और द एक्सक्रीटरी पैसेज बिकम्स ड्राई, लाइटर एंड द एम्प्टी। ओके, मलायनानि च अन्यानि, मलायन मीन्स मल जहाँ पे रहता है वो पैसेज, वो जगह। ओके, और वो ऑर्गन। तो मलायनानि च अन्यानि शून्यानि यानी कि टोटल एम्प्टी रहेगा। लघुनी वो बिकॉज एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो फील्स लाइट। विशुष्कानि, ओके, वहाँ पे ड्राइनेस, शुष्कता जो है वो रहेगी। च लक्ष्यन्ते यथा स्वं मल संक्षय, तो उसे कहा जाएगा मलक्षय। ओके, और ये हर एक मल के अंदर काम में आएगा। इट्स नॉट अबाउट द ओनली पुरुष। ओके, यू हैव टू राइट, यू हैव टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू अदर मलाज ऑल्सो, जस्ट लाइक कि स्वेद, मूत्र, ये सारी चीज़ों में भी आप मलक्षय के बारे में ये श्लोक लिख सकते हो। ओके, इट्स अ वेरी बेसिक श्लोका। इंडिविजुअली भी डेफिनेटली आगे श्लोकाज आएंगे पूरी स्वेद और मूत्र के बारे में, मगर जब भी आपको पूछा जाता है मलक्षय का लक्षण तो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू राइट दिस श्लोका। ओके, यू डोंट हैव टू राइट द पुरुष क्षय और मूत्र क्षय। अगर मल क्षय के बारे में पूछा जाता है तो, और यू कैन राइट बोथ द थिंग्स, बट इस श्लोका को मिस नहीं करना है। ओके, देन सिम्टम्स ऑफ द दूषित मल। अगर मल जो है वो दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है, विषेट हो जाता है तो कैसे सिम्टम्स आएंगे? मलाना आश्रित्य कोपिता वेद शोष प्रदूषणम दोषा मलानाम कुर्वन्ति संग उत्सर्ग अतीव च। ओके, चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर 22 श्लोका। अगर मल जो है विषेट हो जाता है तो becomes dry, such mal accumulate in the body due to the dryness and therefore they cannot be excreted. Okay, जस्ट लाइक कि अगर पुरुष की हम बात करें, अगर पुरुष मल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, वेद शोष प्रदूषणम। ओके, वेद तो वहाँ पे पेन हो सकता है, मलान आश्रित जहाँ पे भी मल आश्रय करते हैं और वहाँ पे अगर कुपित हो जाता है तो वेद शोष प्रदूषणम, वहाँ पे दूषित कर आजू बाजू के ऑर्गन्स को दूषित करना शुरू कर देंगे। शोष यानी ड्राई हो जाएंगे वो, और वेद यानी कि पेनफुल वहाँ पे फील होगी। दोषानाम मलानाम कुर्वन्ति संग उत्सर्ग व अतीव च, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन और दी जो मल है वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो पुरुष भी हो सकता है, मूत्र भी हो सकता है और स्वेद भी हो सकता है, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो परस्पायरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी स्वेटिंग नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ठंडी में भी स्वेटिंग शुरू हो सकती है। वैसी चीज़ें जो है वो ऐसे सिम्टम और लक्षण हमें देखने को भी मिलते हैं कई सारी डिसीज़ के अंदर। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। संग एन उत्सर्ग व अतीवच, तो यहाँ पे चक्रपाणी जी ने इस शब्द पे एक और टीका की है। संगो उत्सर्ग व अतीवच इति संग अप्रवृत्ति और
अति उत्सर्गस्तु अति प्रवृत्ति। ओके, संग यानी अप्रवृत्ति, वहाँ पे कुछ भी फॉर्मेशन यानी कि एक्सक्रीशन नहीं होगा मल का, और या तो फिर अति प्रवृत्ति एक्सेस एक्सक्रीशन जो है वो चालू हो जाएगा। ओके, तो और समटाइम दूषित मल आर फ्रिक्वेंटली एक्सक्रीटेड आउट of the body which called as a excretion of mala due to the excess formation यानी कि अति प्रवृत्ति of the particular mala। ओके, डायरिया, लूज मोशन इज द एग्जांपल ऑफ अति प्रवृत्ति, ये हम कह सकते हैं। और रिटेंशन ऑफ द यूरिन वो अप्रवृत्ति कह सकते हैं। एग्जांपल ऑफ दूषित मल, तो रसमल यानी कि कफ अक्यूमुलेट्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड प्रोड्यूसेस कफ। अगर रसमल जो है वो दूषित हो जाता है यानी कि कफ दूषित होता है तो हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी ट्रैक सबसे पहले इन्फेक्ट हो जाती है। सेम एज अगर पित्त जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा रक्तवात स्रोतस के अंदर तो स्किन रैशेस, पाइल्स, जॉन्डिस, लिवर प्रॉब्लम, देन बाइल प्रॉब्लम, देन गॉल स्टोन्स, देन एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो सकते हैं। ख मल यानी कि जहाँ पे भी शरीर के अंदर होल है वहाँ पे जो मल इकट्ठा होता है, जैसे कि हमारे ईयर्स और दी नोज़, ऐसी जगह पे, तो ईयर एंड ब्लॉक्स द ईयर कैनाल एंड लीडिंग टू द डेफनेस। ओके, बहुत ज़्यादा अगर मल वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो वो ब्लॉक करके डेफनेस का फील करवाएगा, तो डेफनेस हो सकती है उसके लिए। रिटेंशन ऑफ द यूरिन, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, और द रिटेंशन ऑफ द फीसिस, कॉन्स्टिपेशन, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होगा। तो दिस इज़ द थिंग जो बेसिक मल के बारे में हमें जानना है। इतना याद रखें, बच्चों को मैं ख़ास ये बोलना चाहता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको पहले ठीक से पढ़ो। ओके, क्योंकि मल के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कई सारी चीज़ें आप गलतफहमी और गलत तरीके से लिखना शुरू करते हो। एक अगर वहाँ पे पूछा जाता है एक्सप्लेन दी मल, ओके, तो यू हैव टू राइट डाउन दी फर्स्ट दिस होल थिंग्स। ओके, द बेसिक निरुक्ति, बेसिक मल नेम्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, जन्मोत्तर काल मल एंड गर्भोत्तर काल मल, तो ये सब लिखना इट्स वेरी नेसेसरी थी। देन दूषित यानी कि मल क्षय लक्षण, देन मल दूषित लक्षण, ये चीज़ें लिखना इट्स वेरी नेसेसरी थी। ओके, देन यू कैन एक्सप्लेन पुरुष, मूत्र और स्वेद। ओके, अगर आप मल के बारे में लिखा और सीधा ही आपने पुरुष का एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स गेन करने से चाहते हैं आप वो नहीं होंगे। ओके, भले ही आपको आता हो फिर भी। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि टू द पॉइंट जो है मल के बारे में बात करें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पुरुष के बारे में और पुरुष मूत्र और इसके बारे में बात करेंगे, और वी कैन ट्राई टू कवर दिस टू ऑलमोस्ट 1.5 आवर। ओके, 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर मल का हम पूरा जो टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। मगर फिर से एक बार हम थोड़ा सा जो लेक्चर है रिपीट कर लेते हैं। निरुक्ति आपको याद रखनी है, देन उत्पत्ति ऑफ मल याद रखना है। ओके, देन यू कैन राइट अबाउट दी गर्भ नाड़ी, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे कैसे और मल जो फॉर्म होता है गर्भ के अंदर। देन यू कैन राइट अबाउट जन्मोत्तर उत्पत्ति ऑफ मल, टाइप्स ऑफ मल, जो धातु मल एंड अन्न मल जो है डिफ्रेंशिएट, यू हैव टू मेक चार्ट एंड ऑल, आप चार्ट कर सकते हो। देन सिम्टम ऑफ मल क्षय एंड सिम्टम्स ऑफ द दूषित मल। ओके, इतना अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा मल के अंदर। एंड प्लीज़ अगेन इसका फॉर्मेशन जो होगा मल का, जो पुरुष मल हो या फिर यूरिन का और स्वेट का, उसका थोड़ा सा डायरेक्टली कोरिलेट करने की अगेन कोशिश न करें अपने मॉडर्न के साथ में। देयर इज़ कोरिलेशन विद दिस, बट डायरेक्टली अगर आप उसे कोरिलेट करने जाएंगे तो डेफिनेटली यू गेट कन्फ्यूज्ड माई और लिटिल बिट। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द काम हियरिंग। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD Ayurveda, and please share this audio to your colleagues and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Production. You have to type in the YouTube Vedic without space, Vedic Ayu Productions, तो आपको और क्रिया शरीर के जितने भी डिफरेंट जो मैंने ऑलरेडी ऑडियो लेक्चर्स दिए हैं यू कैन गेट फ्रॉम दैट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।